नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र 2017 में। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। समाजवादी पार्टी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की सूची। अखिलेश यादव करेंगे ऐलान। कांग्रेस के साथ गठबंधन की घोषणा की भी उम्मीद। गोवा और पंजाब में नामांकन का आखिरी दिन। गोवा में कांग्रेस का किसी भी दल से गठबंधन से इनकार। दोनों राज्यों में 4 फरवरी को मतदान। उत्तराखंड के 2 दिन के दौरे पर चुनाव आयोग की टीम। तैयारियों का लेगी जायजा। मुख्य चुनाव आयुक्त नेताओं समेत अधिकारियों से करेंगे मुलाकात। मणिपुर के चुनाव मैदान में पहली बार इरोम शर्मिला की पार्टी। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट को बनाया मुद्दा। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत। और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पहले 2 दौर के विधानसभा चुनाव के लिए आज उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। माना जा रहा है कि दोपहर 12 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इसका ऐलान कर सकते हैं। आज ही कांग्रेस के साथ गठबंधन के बारे में भी घोषणा हो सकती है। इससे पहले कांग्रेस महासचिव गुलाम नबी आजाद ने मंगलवार को गठबंधन बनाने का ऐलान किया था। उन्होंने इस तरह के कुछ इशारे संकेत दिए थे। के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अब कांग्रेस से गठबंधन को आखिरी रूप देने में जुट गए हैं। उन्होंने मंगलवार को लखनऊ में कहा कि कांग्रेस से गठबंधन का ऐलान 1-2 दिन में हो जाएगा। इसके तुरंत बाद कांग्रेस महासचिव गुलाम नबी आजाद ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश में अलायंस होगा कांग्रेस एंड एसपी। और कितनी सीटों पर ये अभी चर्चा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की मुख्यमंत्री उम्मीदवार शीला दीक्षित ने इसका स्वागत किया। उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए गठबंधन को जरूरी बताया। शीला दीक्षित ने मुख्यमंत्री पद से दावेदारी वापस लेने की भी बात कही। अब अगर जो पार्टीज इकट्ठी हो जाती तो 2-2 शक्लें तो हो नहीं सकती, तो मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मैं विड्रॉ कर रही हूँ। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी संकेत दे चुकी है कि गठबंधन में आरएलडी को भी शामिल किया जाएगा। आरएलडी का पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रभाव है। बिहार की तर्ज पर तीनों दल न्यूनतम साझा कार्यक्रम का ऐलान भी कर सकते हैं। श्री अखिलेश यादव जी की तरफ से उत्तर प्रदेश में भाजपा को पराजित करने के लिए समान धर्मी दलों के साथ वो कोई तालमेल का प्रस्ताव लाएंगे, हम उसका स्वागत करेंगे। छोटे छोटे दलों को साथ लें और कोशिश करें कि दक्षिणपंथी अधिनायकवाद को ऐसी शिकस्त दी जाए जो 2019 का एक ब्लूप्रिंट तैयार करके रख दे। खबर है कि मुलायम सिंह यादव ने भी 38 उम्मीदवारों की एक सूची अखिलेश यादव को सौंपी है। इसमें शिवपाल यादव का नाम नहीं है। वहीं पहले दौर की अधिसूचना जारी होने के साथ ही उत्तर प्रदेश में नामांकन शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में वोटों का बंटवारा रोकने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने साथ आने का मन बनाया है, लेकिन इसके औपचारिक ऐलान से पहले इन दोनों पक्षों के अलावा मुलायम सिंह यादव गुट के भी कुछ उम्मीदवारों को एडजस्ट करने पर मंथन जारी है। मकसद साफ है कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि किसी भी भितरघात की संभावना को बरकरार न रखा जाए। लखनऊ में कर्नल सरोज दास और दिल्ली में कृति मिश्रा के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश चुनाव में महागठबंधन बनाने को लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कोशिशें तेज कर दी हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल से कल बात की। गोवा में मौजूद प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि एनसीपी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से गठबंधन के लिए तैयार है और जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि एनसीपी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष को गठबंधन पर आगे की बातचीत करने को कहा गया है। और लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी पंचानन मिश्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंचानन, अखिलेश यादव कवायद में जुटे हुए हैं कि किस तरह से अपने साथ दलों को जोड़ा जाए और महागठबंधन की एक शक्ल दी जाए, लेकिन किस तरह की रणनीति होगी, सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इस पर कोई खुलासा अब तक हो पाया है क्या? जी हाँ दीपक, देखिए यही जो सवाल है उसी पर मंथन चल रहा है। कल पूरा दिन इसी पे मंथन चला और आज ये था कि अखिलेश यादव इसका ऐलान करेंगे। 12 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन अभी भी ये बैठकों का दौर जारी है। इस वक्त मुख्यमंत्री के आवास के बाहर ही मौजूद है लखनऊ में और अंदर बैठकें चल रही है। अखिलेश यादव मौजूद हैं, रामगोपाल हैं, समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हैं। आज ये भी उम्मीद है कि कांग्रेस के कई लीडर्स आएंगे साथ में और ज्वाइंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी समाजवादी पार्टी के दफ्तर में, लेकिन अभी उस पर कुछ देरी हो रही है क्योंकि अभी मंथन जारी है।
समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी के अलायंस की बात हो रही है। जैसा कि हमने बताया कि अभी एनसीपी भी साथ आ सकती है, तो ये कहीं ना कहीं बिहार की तर्ज पर गठबंधन बनाने की कोशिश है, जैसा कि बिहार में हुआ था। और निगाहें 2019 पर भी हैं, खासकर कांग्रेस के लिए। तो एक बड़ी जो कवायद ये मानी जा रही है यहाँ पर बीएसपी और बीजेपी से मुकाबला करने की, वो यहाँ देखी जा रही है। और कुछ ही देर में मुझे लगता है कि इसका खुलासा हो जाएगा। लेकिन ये तय है कि महागठबंधन होने जा रहा है और ये चुनौती बहुत कड़ी मिलने वाली है दूसरे विपक्षी दलों को। दीपक, और कौन कौन सी संभावित पार्टियां हो सकती हैं कांग्रेस एनसीपी के अलावा? एक आरएलडी है। देखिए, वेस्टर्न यूपी में स्ट्रांग होल्ड तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि पिछले चुनाव का नतीजा उतना अच्छा नहीं रहा। लेकिन हाँ, वेस्टर्न यूपी में के लिए आरएलडी को जोड़ने की बात हो रही है। 20 से ज्यादा सीटें उसको मिल सकती हैं। उन्हीं सीटों पर कवायद जारी है। कांग्रेस के साथ है कि कांग्रेस करीब 100 सीटें हैं। और एक बात और खास है कि अमेठी जो उसकी 5 विधानसभा है, रायबरेली में भी 5 विधानसभा है। तो वो कांग्रेस चाहती है कि इन 10 विधानसभाओं पर कोई कंप्रोमाइज ना हो, सारी की सारी पे कांग्रेस लड़े। उसके लिए भी यहाँ पर है क्योंकि गायत्री प्रजापति जो अमेठी से आते हैं, उनकी सीट भी बरकरार रखना चाहेंगे। मुलायम खेमे के हैं, तो मुलायम की जो लिस्ट है, जो सूची है, उसमें उनका नाम है। तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट की बात हो रही है। तो ये जो एडजस्टमेंट है, वो सारा एडजस्टमेंट अभी चल रहा है मीटिंगों में और मंथन उसमें जारी है। वो अब कुछ देर के बाद हमें लगता है कि आज उसका पता लग जाएगा, क्योंकि जो नामांकन है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है कल 17 तारीख से। तो समय बहुत ज्यादा बचा नहीं है, इसलिए अब सीटों को लेकर बहुत जल्दी कुछ फाइनल होगा। और वो पहले और दूसरे दोनों चरण के लिए सीटों का जो उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो आज हमको देखने को मिल सकता है। साथ ही मैनिफेस्टो भी आ सकता है समाजवादी पार्टी का। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी की आज होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक टाल दी गई है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बाकी बचे उम्मीदवारों पर अब कल होने वाली बैठक में विचार किया जाएगा। इससे पहले पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तर प्रदेश से पार्टी के बड़े नेताओं के साथ कल बैठक की। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कलराज मिश्र, केशव प्रसाद मिश्र के अलावा यूपी प्रभारी ओम माथुर के साथ उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। इससे पहले पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची कल जारी कर दी। उत्तर प्रदेश के लिए जारी पहली सूची में 149 उम्मीदवारों के नाम हैं। इनमें 56 ओबीसी उम्मीदवार हैं। पहली लिस्ट में 11 फरवरी और 15 फरवरी को होने वाले दूसरे दौर के ज्यादातर उम्मीदवार हैं। अपने खिलाफ बीजेपी के चुनाव आयोग जाने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि प्रिय बीजेपी, डरो मत। दरअसल बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस उपाध्यक्ष पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कल चुनाव आयोग से उनकी शिकायत की थी। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ को धार्मिक व्यक्तित्वों से जोड़कर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह जब्त करने और पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की है। बीजेपी ने 11 जनवरी को कांग्रेस के जनवेदना सम्मेलन में राहुल गांधी के भाषण के आधार पर ये शिकायत की है। राहुल गांधी ने जिस तरह का बयान दिया, वो शुद्ध रूप से पूरे के पूरे चुनाव में सांप्रदायिक फिजा घोलने की, सांप्रदायिक हवा घोलने की साजिश और षड्यंत्र है। और हमने मांग की है कि चुनाव आयोग इस पे तत्काल, जहां पर एक तरफ ये करप्ट प्रैक्टिसेस का केस बनता है, वहीं दूसरी ओर स्पष्ट रूप से आदर्श चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन है। उत्तर प्रदेश में आतंकवाद के आरोपों में प्रदेश की जेलों में लंबे वक्त से बंद युवाओं की रिहाई उत्तर प्रदेश में फिर चुनावी मुद्दा बन रहा है। लखनऊ में एक गैर सरकारी संस्था ने इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर आतंकवाद के आरोप में 10 साल जेल में रहकर बेगुनाह रिहा हुए आफ्ताब आलम अंसारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में यूपी की जेलों में बंद कैदियों के मामलों की जल्द सुनवाई और बेगुनाह लोगों की रिहाई की मांग दोहराई गई। इस मौके पर बेगुनाह दहशतगर्द नाम की एक किताब का भी विमोचन किया गया। और आइए अब बात करते हैं पंजाब की। और पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। कल 573 उम्मीदवारों ने नामांकन किया और अब तक राज्य में कुल 884 उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर चुके हैं। नवजोत सिंह सिद्धू आज अमृतसर ईस्ट सीट और पंजाब कांग्रेस प्रमुख कैप्टन अमरिंदर सिंह लांबी सीट से नामांकन भरने वाले हैं। अमरिंदर सिंह पटियाला से नामांकन भर चुके हैं। आम आदमी पार्टी नेता भगवंत मान भी फाजिलका जिले की जलालाबाद सीट से नामांकन दाखिल करने वाले हैं। पंजाब में नामांकन पत्रों की जांच 19 जनवरी को होगी और उम्मीदवार 21 जनवरी तक नाम वापस ले सकेंगे। 4 फरवरी को मतदान और वोटों की गिनती 11 मार्च को होगी।
तो पंजाब विधानसभा चुनाव में नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। अब तक कुल 573 उम्मीदवारों ने नामांकन भर दिया है। राज्य में कुल 884 उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर चुके हैं। नवजोत सिंह सिद्धू भी आज अमृतसर ईस्ट सीट से हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए थे और अब अमृतसर ईस्ट सीट से वो नामांकन दाखिल कर सकते हैं। पंजाब में कल भी कई दिग्गजों ने नामांकन के पर्चे भरे। इनमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह समेत कई नेता शामिल हैं। लंबी सीट से कैप्टन अमरिंदर सिंह के पर्चा भरने के साथ ही मुकाबला दिलचस्प हो गया है। इस सीट पर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और आम आदमी पार्टी की तरफ से जरनैल सिंह पहले से ही मैदान में हैं। अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो लंबी सीट पर प्रकाश सिंह बादल को मात देना चाहते हैं। मैं इथों सियासी जीवन अपना शुरू किया सी और इथों ही खत्म करूंगा। मेरी लास्ट इलेक्शन है, उत्थे मैं उहदे बंदा बनाना उन्होंने, बस इन्ना फर्क है। वो जिहड़ा बंदे ने लुट लिया पंजाब, जिहड़े बंदे ने तबाह करता पंजाब, उन्होंने सबक सिखाना पो। कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला सीट से भी चुनावी मैदान में है। यहां पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल जे सिंह को अकाली दल ने मैदान में उतारा है। जे सिंह ने भी मंगलवार को पर्चा भरने के साथ ही चुनावी टक्कर के लिए कमर बांध ली। साइकिल ते चलांगा, स्कूटर ते चलांगा, कार ते चलांगा, सब जगह जावांगा, गलियां कूचे जावांगा, लोगों नूं कहांगा काम करने वाले कैंडीडेट नूं वोट दिओ, बाकी जिहड़ा महल च बैठा है उन्होंने तका मार के कड्डो। पंजाब में बुधवार को नामांकन का आखिरी दिन है। राज्य की सभी 117 सीटों पर 4 फरवरी को मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस वक्त विशाल दैया हमारे सहयोगी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, आज नामांकन का आखिरी दिन है, कौन कौन दिग्गज रहेंगे आज जो नामांकन भरने वाले? देखिए, आज कैप्टन अमरिंदर सिंह लांबी से अपना पर्चा दाखिल करेंगे। उसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया। वो आज नवजोत सिंह सिद्धू भी आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे और उसके बाद कल वो एक रोड शो भी करेंगे यहाँ अमृतसर में। ये सब वो बड़े नाम हैं जिनको आखिरी समय पर उनकी पार्टियों ने मैदान में उतारा है। बाकी कल के दिन 500 से ज्यादा उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल किया था। आज का दिन थोड़ा सा महत्वपूर्ण कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल दोनों पार्टियों के लिए इसलिए भी है क्योंकि कई सारे ऐसे जो 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 विद्रोही स्वर हैं, यानी कि जो रेबल्स हैं पार्टी के, वो लोग खासतौर पे जो कि डिस्ग्रंटल्ड हैं क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला पार्टी की तरफ से। कई सारी सीटें हैं जहां से कांग्रेस में भी विवाद है इस बात को लेकर, और या तो उन लोगों ने खुद अपना पर्चा भर दिया है या फिर उनकी तरफ से कवरिंग कैंडिडेट्स ने पर्चा भरा है। उसके अलावा कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के जो विद्रोही स्वर जिन नेताओं ने उठाए हैं, उन्होंने अल्टीमेटम दिया है पार्टी को, आज दोपहर तक का समय दिया है। अगर पार्टी का जो आधिकारिक नॉमिनी है उसे अगर नहीं बदला जाता है तो फिर जो रेबल कैंडिडेट है वो अपना पर्चा दाखिल करेंगे। तो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहेगा। कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल दोनों के ही जो आला नेता हैं यहाँ पर, उनके लिए सुबह का जो समय है वो काफी व्यस्त रहेगा क्योंकि जो विरोधी हैं उनको मनाने की पूरी कोशिश होगी ताकि वो पर्चा दाखिल ना करें। और आज जब पर्चा दाखिल करने का समय समाप्त होगा तो उसके बाद 3 दिन का समय रहेगा उन लोगों के लिए जो अपना पर्चा विड्रॉ करना चाहते हैं, नामांकन विड्रॉ करना चाहते हैं। 21 तारीख की शाम को पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कितने लोग पंजाब में चुनावी मैदान में। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल दैया इस तमाम जानकारी के लिए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में भारी जीत का दावा किया है। मंगलवार को पंजाब में 5 जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बादल परिवार के खिलाफ SIT जांच टीम बैठाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में दावा किया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही बादल परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जाएगी। लेकिन उनके निशाने पर सबसे ज्यादा रहे विक्रम सिंह मजीठिया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मजीठिया ने पूरे पंजाब को नशे में डुबो दिया है और उनकी सरकार बनते ही 15 अप्रैल तक विक्रम सिंह मजीठिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नोट कर ले सारे पंजाब के लोग, 15 अप्रैल तक मजीठिया जेल में होगा। केवल नशे से मुक्ति नहीं मिलेगी पंजाब के लोगों को, इस डर से मुक्ति मिलेगी। लोग आजादी की चैन की सांस ले सकेंगे। अरविंद केजरीवाल ने शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस तीनों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस और अकाली दल के बीच सांठ-गांठ का आरोप लगाया। तो कैप्टन साहब ने लंबी से चुनाव लड़ने का इसलिए ऐलान किया है ताकि वो एंटी बादल जो वोट है
जो सारी जर्नैल सिंह को पढ़ रही थी उसको डिवाइड कर सके। कल एक अखबार के इंटरव्यू में भी कैप्टन साहब ने कहा, भाई पटियाला से तो मैं जीतने जा रहा हूं और लंबी से मैं विरोध करने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की मजबूती को देखते हुए विरोधी पार्टियां घबरा गई हैं। केजरीवाल ने दावा किया कि पंजाब में उनकी पार्टी 100 से ज्यादा सीटें जीतकर बहुमत की सरकार बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात करेंगे गोवा की। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। गोवा में नामांकन पत्रों की जांच 19 जनवरी को होगी और उम्मीदवार 21 जनवरी तक नाम वापस ले सकते हैं। 4 फरवरी को मतदान और 11 मार्च को वोटों की गिनती। कांग्रेस गोवा में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी महासचिव और गोवा प्रभारी दिग्विजय सिंह ने इसका ऐलान किया। कांग्रेस गोवा के लिए चुनावी घोषणा पत्र 23 जनवरी को जारी करेगी। वहीं सभी राजनीतिक दल और गठबंधन अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। गोवा में नामांकन का आज आखिरी दिन है और कांग्रेस ने अभी तक 34 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। पार्टी महासचिव और गोवा प्रभारी दिग्विजय सिंह ने साफ कर दिया कि कांग्रेस राज्य में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। हालांकि उन्होंने कुछ सीटों पर तालमेल की बात कही है। Strategic seat adjustment means that in some seats we support each other's candidate to defeat BJP. शिवसेना ने गोवा सुरक्षा मंच और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के साथ गठबंधन की जीत का दावा किया है, तो बीजेपी अकेले ही इस चुनाव में जीत का दावा कर रही है। एमजीपी के साथ हमारे जीएसएम गोवा सुरक्षा मंच और हम हैं। लोगों को एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट की तलाश है अब, और मुझे लगता है कि हम ये नई सरकार जो है बनाएंगे और मुख्यमंत्री हमारा होगा। I think ours is the best performing government Goa has seen for the last 50 years. There's no other alternative, I feel. नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के साथ ही गोवा चुनाव प्रचार की रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। रविंद्र सिंह शुरान, राज्यसभा टीवी, पणजी, गोवा। और रविंद्र सिंह शुरान पणजी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, एनसीपी के साथ नहीं गई है कांग्रेस, कोई खास वजह इसके पीछे? देखिए, कल जब हमारी बात हुई राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह से, तो उन्होंने साफ कहा कि नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है उसका यहाँ पर न तो वो ज़्यादा वोट बैंक है और न उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि जितनी डिमांड उनकी तरफ से की जा रही है उतनी सीट उनको दी जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता बीजेपी की जन विरोधी नीतियों के मुखालफत में यहाँ सड़क पर थे, उस वक्त एनसीपी का कोई भी नेता या कार्यकर्ता उनके सहयोग के लिए यहाँ पर नहीं आया। तो जिस तरीके से उनकी डिमांड है वो पूरी नहीं की जा सकती है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि 6 जो सीटें बची हैं उन पर अलायंस तो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे उम्मीदवारों की तलाश की जा रही है जिनके साथ स्ट्रेटेजिक एक तालमेल करके और उनको सपोर्ट किया जा सके, ताकि किसी भी तरीके से पहली कोशिश जो है, पहली प्राथमिकता जो कांग्रेस पार्टी ने कल यहाँ दिखाई है वो है कि बीजेपी को हराने के लिए जो भी कोशिश की जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो लगातार पिछले 5 साल से देखा गया है कि यू टर्न की सरकार रही है। जो भी 5 साल में वादे किए गए थे चुनाव के पहले, उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया है और इस वजह से बीजेपी का जाना बहुत जरूरी है। गोवा की जो स्थिति है, चाहे यानी कि बीजेपी को जीत से रोकने के लिए 6 सीटों पर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की बात की है, तालमेल की बात की जा रही है, जबकि 34 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार पहले ही घोषित कर दिए हैं और एनसीपी के साथ गठबंधन नहीं होगा, ये साफ हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और अब चलते हैं उत्तराखंड। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी की अगुवाई में चुनाव आयोग की टीम आज उत्तराखंड का दौरा करेगी। राज्य में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने जा रही इस टीम में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा दोनों चुनाव आयुक्त और दूसरे अधिकारी भी शामिल हैं। 2 दिन के इस दौरे में मुख्य चुनाव आयुक्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के अलावा विभिन्न जिलों के डीएम और एसएसपी से भी मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड में 15 फरवरी को एक ही दौर में मतदान होना है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। जीवन के 9 दशक पूरे कर चुके एनडी तिवारी आज अपने बेटे के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं।
तिवारी 3 बार उत्तर प्रदेश के और 1 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। 2007 में वो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए थे। इसके अलावा उन्होंने 80 के दशक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सहित कई महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी भी निभाई। नवविक्रम सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से। नवविक्रम, नारायण दत्त तिवारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद किसका फायदा आपको नजर दिखता है? इसमें कांग्रेस का, इसमें बीजेपी को कोई फायदा आप देखते हैं? जी बिल्कुल, अगर बीजेपी की बात करें तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, क्योंकि नारायण दत्त तिवारी की जो छवि है उत्तराखंड में वो बहुत बेहतर छवि है। यहाँ के जो पुराने लोग हैं, उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए जो कोशिशें हुई थी उसमें नारायण दत्त तिवारी का कहीं ना कहीं काफी योगदान रहा था। ऐसे में जो लोगों की सहानुभूति है वो नारायण दत्त तिवारी के प्रति है। लेकिन बीजेपी में जो दिग्गज नेताओं की फौज इस समय जमा हुई है उससे कहीं ना कहीं नुकसान में जा रही है बीजेपी। थोड़ा बहुत नुकसान, अगर कहीं फायदा है तो नुकसान भी है, क्योंकि यहाँ जो के लोकल लोग हैं, यहाँ जो स्थानीय नेता हैं बीजेपी के, वो काफी नाराज हैं। जो बहुत पहले से टिकट की आस में थे, जो पार्टी में कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनमें नाराजगी है, क्योंकि बाहर के कैंडिडेट लाकर उन पर थोप दिए जा रहे हैं। और नारायण दत्त तिवारी के बेटे के लिए वो हल्द्वानी से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं, और हल्द्वानी में, जबकि उन्हें राजनीति का कोई इतना बड़ा अनुभव है नहीं। और यही बात बीजेपी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जो पहले से कार्यकर्ता तमाम सालों से लगे हुए थे बीजेपी के साथ, उनके ऊपर तरजीह दी जा रही है जो बाहर से आए हुए प्रत्याशी हैं। इसी बात पर बीजेपी में वहां पर फूट चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नवविक्रम सिंह। अब बात मणिपुर की। मणिपुर में इस बार इरोम शर्मिला की पार्टी पीपल्स रेजिस्टेंस एंड जस्टिस अलायंस भी चुनावी मैदान में उतर रही है। वो राज्य की राजनीति को नई दिशा देना चाहती हैं। साथ ही राज्य में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हटाने की मांग मुख्य चुनावी मुद्दा है उनका। इरोम शर्मिला से हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने खास बातचीत की। मणिपुर की लौ महिला इरोम शर्मिला 16 साल तक भूख हड़ताल पर थी। इस विधानसभा चुनाव में वे अपने उम्मीदवार उतारना चाहती हैं और वे खुद भी लड़ना चाहती हैं। आइए पूछते हैं इरोम शर्मिला से क्या है उनका एजेंडा। What is your agenda for this assembly election? Focus will be on repeal of AFSPA and as well as bringing right to justice to all. So why only AFSPA you want to put as your agenda? Known to the public is the hunger striker to repeal AFSPA for so long. As for me, I want to focus on AFSPA repeal, the draconian law in a democratic country. Do you plan to make an alliance with any other party, or you want to fight the election alone? Left Party front consisting of around 7 different parties suggested us to join them for a pre-poll alliance. It's also good for making the government. So how many candidates are you going to field in this election? For our party right now, only 6 candidates. Election requires lots of money and resources. Do you think that you can manage all those things? We want to come to see real democracy in the society. We really want to depend on people's support. So, इरोम शर्मिला को अभी तक चुनाव चिन्ह तो नहीं मिला है, लेकिन उनके पास पर्याप्त मात्रा में ऐसा विल पावर है जिसके माध्यम से वे जनता को प्रभावित करना चाहती हैं। इरोम शर्मिला के अंदर वो ताकत है जिसके उन्होंने दिखाया है, और इस बात में पूरे प्रमाण हैं कि इरोम शर्मिला राजनीति में जो कदम रख रही हैं उसका कुछ न कुछ प्रभाव इस चुनाव पर पड़ेगा। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ इम्फाल से अखिलेश सुमन। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।